दोस्तों, एक लड़का जो मजदूरी करने के लिए दुबई गया होता है और जब वो दुबई से बहुत सारे पैसे कमाकर वापस आता है तो उसकी शादी हो चुकी होती है। शादी हो जाने के बाद जब वो दोबारा से वापस जाता है तो अब उसका वहाँ पर काम करने में मन ही नहीं लग रहा होता। वो हर पल अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहता है और अब वो सोच लेता है कि वो यहाँ से रिजाइन देगा, सारे पैसे जो उसके बनते हैं वो ले लेगा और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अपनी पत्नी के पास चला जाएगा। अब वो ये नौकरी नहीं करेगा, गांव में जाकर जो भी उसे मजदूरी वगैरह करनी होगी वो करेगा। लेकिन इस लेकिन जिस कंपनी में ये लड़का काम कर रहा होता है उस कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा होता है अगर ये वहाँ से आता है तो। इसीलिए जब ये लड़का कहता है कंपनी वालों से, अपने मालिक से, कि मैं सब कुछ रिजाइन वगैरह देकर जो मेरा बनता है वो लेकर अपने घर जाना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं कि आखिर बात क्या है। तो बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। तो वो सब अब कहते हैं कि अब हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा और वो कहते हैं कि देखो, अब हम तुम्हारी पत्नी को ही यहाँ पर बुला लेते हैं, पत्नी को यहाँ पर बुला लेंगे, तुम आसानी से काम भी कर पाओगे। तो अब ऐसा ही होता है, लड़के की पत्नी को भी दुबई बुला दिया जाता है। जब वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर दुबई जाता है, अपने साथ उसे अपने रूम में रखने लगता है, दोनों एक साथ बहुत ही खुशी खुशी रह रहे होते हैं। तभी एक दिन उसका मालिक उससे कहता है कि हम तुम्हारे घर पर पार्टी करना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी के बने हुए हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तो अब वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन मालिक होता है तो वो मना नहीं कर पाता और वो अब उसे घर पे लेकर आता है। और जब उस लड़के का मालिक उसकी पत्नी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, वो उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों, आखिर ये क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, वो 2003 से ही दुबई में काम कर रहा होता है बतौर इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करता था, बतौर हेड के तौर पर काम करता था और अच्छा काम करता था। इसीलिए अगर वो घर वापस आ जाता तो उस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, वो क्योंकि इतना अच्छा काम ही करता था। अब ऐसे ही करते करते धीरे धीरे 10 साल बीत चुके होते हैं। आता है सन 2012। अब सन 2012 में वो लड़का सोचता है कि अब तो मेरी उम्र 30 साल हो गई, मेरी उम्र 30 साल हो गई तो मैं कब तक काम करता रहूँगा दुबई में रहकर। अब मुझे गांव चलना चाहिए, वहाँ पर अपना शादी ब्याह कर लेना चाहिए। तब वो जो लड़का है सुनील, वो अपने घर पर वापस आ जाता है। जब घर वापस आता है तो उसके मम्मी पापा ने भी पूरी तैयारी की होती है कि मेरा बेटा अब आएगा तो हम लोग उसकी शादी कर देंगे। जब सुनील घर पे आता है तो उसकी शादी की बात जोरों शोरों से चलने लगती है। अब सुनील को जल्दी ही एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है जिसका नाम संध्या होता है। संध्या से उसका विवाह जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि जो सुनील था वो अच्छी खासी नौकरी करता था, वो भी दुबई में जाकर। तो जो दुबई के लोग होते हैं, उनके जो अच्छा पैसा कमाते हैं, उनकी शादी होते हुए देर कहाँ लगती है, हो जाती है। लड़की भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। अब जो सुनील है उसे 3 महीने की छुट्टी मिली होती है। सुनील को यहाँ पर रहते रहते धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं संध्या के साथ, और 3 महीने किस तरह से गुजर गए पता ही नहीं चलता। अब इन 3 महीनों के बाद सुनील को जाना होता है फिर से दुबई। सुनील दुबई तो चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। सुनील का भी मन नहीं कर रहा होता है दुबई जाने का, लेकिन उसकी मजबूरी होती है भाई, अब उसे जाना तो पड़ेगा ही अपनी नौकरी करने के लिए। वो चला जाता है। जब सुनील वहाँ पर चला जाता है तो उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा होता। वो हमेशा अपनी पत्नी को याद कर रहा होता है कि काश मैं घर पे होता, काश ऐसी नौकरी ना करता, काश मैं अपने 2 पैसे कम ही कमाता लेकिन अपनी पत्नी के साथ रहता। वो यही सब सोचने लगता है। तभी एक दिन अब उसके दिमाग में आता है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ये सब काम छोड़ दूँ और चला जाऊँ। मैं वहाँ पर भले ही मजदूरी कर लूँगा लेकिन अपने पत्नी के साथ टाइम तो बिताऊँगा। उसके मन में अब यही सब चलने लगता है। अब वो एक दिन जाता है अपने मालिक के पास। मालिक के पास जाकर कहता है कि देखिए, अब मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करनी है, आप जो भी मेरा पैसा बनता है दे दीजिए और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो वो भी इसका कारण पूछते हैं कि भाई कुछ बात तो हुई नहीं, आखिर तुम घर क्यों जाना चाहते हो, तुम अभी तो इतनी जल्दी आए हो घर से। तो कहता है कि देखिए, अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पर दुबई में बिताऊँ अपनी पत्नी को छोड़कर। मेरी पत्नी वहाँ रहे और मैं यहाँ रहूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ अपना टाइम बिताना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर कुछ भी करूँगा लेकिन मैं अपनी पत्नी के पास तो रहूँगा, तो इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब जो सुनील का मालिक होता है
वो सोचता है कि अगर ये यहाँ से चला गया तो हमारी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो हमें कुछ करना होगा। वो सब सुनील को काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं कि देखो, हम तुम्हारी पत्नी को ज़्यादा पैसे भेज दिया करेंगे, तुम्हें ज़्यादा पैसे दे देंगे। सुनील कहता है पैसों की कोई बात नहीं है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं कमाता हूँ उतना बहुत है, लेकिन मेरी पत्नी अगर मेरे पास होगी तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो वो सब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी पत्नी को ही यहाँ पर बुला दे तो कैसा रहेगा। सुनील कहता है, खुश हो जाता है, भाई ठीक है, अगर मेरी पत्नी यहाँ पर आ गई तो मैं काम भी करता रहूँगा और मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहेगी। लेकिन फिर उसे एक डर सताने लगता है। वो सोचता है कि दुबई में मैं उसे लेकर आऊँगा, तो अगर हम दूसरी कंट्री में लेकर आते हैं अपनी पत्नी को या किसी को भी, लड़की को, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रहना, क्योंकि हमारे जान पहचान का कोई होता नहीं है। और अगर उसके साथ कुछ गलत होने लगे तो हम उसे कैसे रोकेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा घबराता है। वो मन ही मन सोचता है कि मैं मना कर दूंगा, लेकिन वो जो कंपनी वाले होते हैं ना, वो ठान लेते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी पत्नी को बुला देंगे। अब जो सुनील होता है वो उतने ज़्यादा पैसे तो कमाता नहीं है, कोई इंजीनियर के तौर पर या और कोई बड़े ऑफिसर के तौर पर तो वो गया नहीं होता कि उसका वीज़ा पासपोर्ट उसकी पत्नी का जल्दी से बन जाए और बुला लें। लेकिन वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि अब डुप्लीकेट उसका इंजीनियर के तौर पर इंजीनियर लिखवाते हैं कि ये इंजीनियर है, क्योंकि दुबई और बाहर वाले कंट्री का एक ऐसा रूल है कि अगर वहाँ पर आपके 1 लाख 2 लाख जब सैलरी होगी तभी आपकी पत्नी वहाँ पर जा सकती है। तो अब कंपनी वाले जो हैं वो सुनील का नकली पासपोर्ट बनवाते हैं कि ये एक इंजीनियर है और हम इंजीनियर की पत्नी को यहाँ पर लाना चाहते हैं। अब जब संध्या को ये पता चलता है कि उसे दुबई जाने का मौका मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। कोई भी खुश होगा, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब उसका टाइम आ जाता है जाने का, वो चली जाती है सुनील के पास। तो दोस्तों, अब संध्या और सुनील को दुबई में रहते हुए 10 दिन हो चुके होते हैं। जो सुनील है वो 3-4 दिनों के बाद अपने काम पर लौटा होता है, क्योंकि जो उसे फ्लैट मिला होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी होती है रहने की। उसके बाद से जब सब कुछ सेटल हो जाता है तो सुनील अपने काम पर जाने लगता है। अब दोस्तों, अब धीरे धीरे करके 10 दिन बीत चुका होता है और सुनील अपने काम पर जा रहा होता है रोज। एक दिन सुनील का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि क्या बात है, आजकल तो तुम बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हो, अब तुम्हारी पत्नी आ गई, अब तो अच्छे दिन कट रहे होंगे। सुनील कहता है कि हाँ सर, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से मेरी पत्नी मेरे पास आ गई और अब मुझे क्या चाहिए। और इतना कहकर वो अपने काम में लग जाता है। सुनील का जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है पारस रेड्डी, और पारस रेड्डी साउथ इंडिया मद्रास का रहने वाला होता है। अब जो पारस रेड्डी है वो सुनील से कहता है कि तुम्हारी पत्नी तो आ गई, अब तुम अपनी पत्नी के बने हुए हाथ का खाना नहीं खिलाओगे, हमें पार्टी वगैरह नहीं दोगे। सुनील कहता है कि क्यों नहीं देंगे पार्टी वगैरह, चलिए किसी होटल में पार्टी वगैरह कर लेते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं, मैनेजर कहता है कि नहीं नहीं, हमें तो तुम्हारे घर पर ही खाना है और तुम्हारे पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाना है। सुनील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है मन ही मन, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता और वो पारस रेड्डी से कह देता है कि अच्छा ठीक है, आप आइए हमारे घर पे। तो पारस रेड्डी कहता है कि ठीक है, हम शुक्रवार को मिलते हैं, शुक्रवार की क्योंकि वहाँ पर छुट्टी रहती है, तो शुक्रवार को मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और पार्टी वहीं पर होगी। तो सुनील कहता है कि ठीक है। अब सुनील जो है वो आकर अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी भी कहती है कि ठीक है, लेकिन पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, सुनील भी डरा होता है, दोनों की हालत एक सी होती है। अब शुक्रवार का दिन भी आ जाता है, पारस रेड्डी घर में आता है। घर में आता है तो जो सुनील की पत्नी है वो खाना वगैरह परोस देती है, लेकिन उसने घूंघट यहाँ तक किया होता है। वो घूंघट करके उसके सामने जाती है, खाना परोसने के बाद वो फिर से जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। पारस रेड्डी है वो खाना वगैरह खा लेता है, कहता है कि दोस्त, हमने खाना वगैरह तो सब कुछ खा लिया, लेकिन तुमने अपनी बीवी का चेहरा नहीं दिखाया। हम उसे देखना चाहते हैं कि आखिर वो कितनी सुंदर है कि तुम उसके प्यार में इतने ज़्यादा पागल हो गए थे कि तुम इतनी अच्छी नौकरी तक छोड़ना चाहते थे। तो वो कहता है कि देखिए, हमारे गांव देहात की है और वो किसी के सामने जाने में शर्माती है, इसीलिए उसने घूंघट कर रखा था। उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है, इसीलिए वो आपके सामने नहीं आना चाहती। तो पारस रेड्डी जो है वो अब जिद करने लगता है, कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी पत्नी को देख कर ही जाएंगे। अब जो संध्या है उसे जाकर सुनील बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, वो तुम्हें देखना चाहता है। संध्या काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है, वो उसके सामने चली जाती है, अपना घूंघट हटाती है तो जो पारस रेड्डी है वो संध्या को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि संध्या काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। उसके बाद से जो पारस रेड्डी है वो अपने गले से एक चैन निकालता है सोने की और संध्या के हाथ पर देने लगता है कि लो।
संध्या वो चैन लेने से इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे ये चैन नहीं चाहिए। पारस रेड्डी उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ता है और उसके हाथ में रख देता है चैन। कहता है कि लो, ये तुमने अब पहली बार अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया, ये इसके लिए है, तुम्हारी मुँह दिखाई के लिए है, इसके लिए भी। और अब जो पत्नी है उसकी, वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, काँप रही होती है, वो अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से पार्टी वगैरह इन सब के बीच चलती है और रात के 12 बज जाते हैं। जो पारस रेड्डी है अपने घर चला जाता है। उसके बाद से अब जो संध्या है वो अपने पति से कहती है कि देखिए, आज तो आप लेकर आ गए, लेकिन अब कभी भी इन्हें लेकर मत आना घर पे। मुझे ये आदमी की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती। तो कहता है कि डर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे मना भी नहीं कर सकता, इसीलिए इसे लेकर आ गया था। चलो ठीक है, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी हमारे घर पे ना आए। अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर से जो मैनेजर है पारस रेड्डी, वो सुनील से कहता है कि सुनील, तुम्हारी पत्नी ने खाना तो बहुत टेस्टी बनाया था। अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे मन कर रहा है कि मैं हर शुक्रवार को तुम्हारे घर पे जाकर खाना खाऊं। उस दिन आराम से अच्छा घर का हाथ का बनाया हुआ खाना मिले। अब जो सुनील है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है कि अब मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता था तो ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं क्या करूँ। वो कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद जो सुनील है वो अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं बताता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं पत्नी से बताऊंगा तो मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा पहले से ही डर जाएगी। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो सुनील है वो काम पर गया होता है और जो पारस रेड्डी है वो संध्या के घर पे आ जाता है और वो बाहर से नॉक करता है। जब संध्या दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि तो पारस रेड्डी है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। कहती है कि मेरे पति घर पे नहीं है, वो काम पर गए हैं। पारस रेड्डी कहता है कि मैं जानता हूँ। उसके बाद से वो कहता है कि मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। अब डरती सहमती संध्या कहती है कि आ जाइए। पारस रेड्डी घर में आ जाता है। घर में एक सोफ़ा रखा होता है जहाँ पर पिछले शुक्रवार को उन लोगों ने पार्टी की थी, वहीं पर आकर बैठ जाता है। अब संध्या तो सीधे अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाकर जल्दी से वो सुनील को फ़ोन करती है। कहती है कि पारस रेड्डी यहाँ पर आया हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप जल्दी से चले आइए। सुनील कहता है कि मैं तो घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ही आने की, और तुम भी थोड़ा अपना ख्याल रखना। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आ जाइए। और वो बात करके जाती है सुनील रेड्डी को देखने के लिए कि आखिर वो क्या कर रहा है, उस पर ध्यान रखने के लिए कि कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। और संध्या देखती है कि पारस रेड्डी जो है वो सोफे पर बैठा हुआ काफ़ी ज़्यादा फुट फुट कर रो रहा है। अब संध्या को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये पारस रेड्डी रो क्यों रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछती है, चुपचाप खड़ी होकर दूर से ही देख रही होती है। वो उससे एक बार भी नहीं पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। जो पारस रेड्डी है वो रोता जाता है। बहुत देर हो चुकी होती है। अब उतने में आ जाता है सुनील। सुनील जैसे ही घबराया हुआ घर के अंदर आता है, वो देखता है कि पारस रेड्डी यहाँ पर बैठकर रो रहा है। अब जो सुनील है उससे पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं, और वो भी यहाँ पर आकर मेरे घर पे। तो पारस रेड्डी और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो कहता है कि अरे सर, आप अपनी बात तो बताइए कि आप रो क्यों रहे हैं। तो पारस रेड्डी अपनी कहानी बताता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी के जैसे ही मेरी भी एक पत्नी थी, लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली। तो सुनील पूछता है कि दूसरी शादी, वो क्यों, उसने दूसरी शादी क्यों की। तो पारस रेड्डी कहता है कि मैं पैसों के पीछे हमेशा भागता रहा। जब मेरी शादी हो गई तुम्हारी तरह, तो वो भी मुझसे कहती थी कि तुम घर पे चले आओ, हम दोनों साथ रहेंगे, हम कब तक दूर रहेंगे। लेकिन मैं जो है वो पैसों के पीछे भागता रहा और वो मुझे हमेशा बुलाती रही। मैं टाइम से जा ही नहीं पाता था इतनी दूर से, इसीलिए उसने मुझे तलाक देकर किसी और से शादी कर ली और हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई, और मैं पैसों के पीछे भागता ही रहा। आज मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास ना मेरा कोई ख्याल रखने वाला है, मेरा कोई दुख पूछने वाला है कि आखिर मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। वो अपनी सारी तकलीफ बताता है। पारस रेड्डी कहता है कि आज मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, करोड़ों रुपए कमाता हूँ, महीने के लाखों रुपए कमाता हूँ, लेकिन मेरी हालत तो एक भिखारियों जैसी है। मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपने दिल की सारी बात कहने लगता है। अब ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सुनील को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे घर पर आकर मुझसे क्यों ये सब कह रहे हैं।
तो वो पूछता है कि सब ठीक है सर, लेकिन आप मेरे घर पे आकर मुझसे क्यों कह रही हैं सब, और मैं तो कंपनी में गया था तो आप वहाँ क्यों नहीं गए, आप सीधे घर पे क्यों आए। पारस रेड्डी कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से बात करने के लिए आया था। मैं तुम्हारी पत्नी से ये कहने के लिए आया था कि अगर तुम्हारी नज़र में तुम्हारी जैसी ही कोई अच्छी लड़की हो जो हमेशा मेरे घर को स्वर्ग बना के रखे तो उससे मेरी शादी करवा दो। तो अब जो है सुनील की जान में जान आती है और सुनील कहता है कि ये बात थी तो आप मुझसे वहाँ पर भी कह सकते हैं। पारस रेड्डी कहता है कि तुम पता नहीं मेरा दर्द समझते नहीं समझते, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जाकर सीधे तुम्हारी पत्नी से ही बात करूं। अब सुनील ये भी कहता है कि सर आपकी उम्र तो 40 साल हो गई है, आपसे कौन सी लड़की शादी करेगी, आपकी शादी करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी संध्या कहती है कि मेरी नज़र में एक लड़की है, मेरी चचेरी बहन है जिसका तलाक हो चुका है और उसकी उम्र 35 साल है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उससे बात करूँ शादी के लिए। पारस रेड्डी को क्या चाहिए था, वो तैयार हो जाता है, कहता है कि हाँ जितनी जल्दी हो सके आप उससे बात करिए। अगर आप उसे यहाँ पर बुलाना चाहती हैं तो मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, आप उसे यहाँ पर भी बुला सकती हैं। पारस रेड्डी और भी अपने बारे में बताता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं और जो रिश्तेदार हैं वो मुझसे मतलब ही नहीं रखते। मेरी पत्नी जो है मुझे छोड़कर चली ही गई थी, आप मेरी शादी करवा दे तो आपका बहुत ज़्यादा भला होगा। संध्या कहती है ठीक है। संध्या अपने गाँव में फ़ोन करती है और पता लगाती है। अब संध्या के जो रिश्तेदार है वो कहते हैं कि पहले तुम उस लड़के को सही से जांच लो, परख लो, अगर लड़का सही होगा तो हम ये शादी करने के लिए तैयार हैं। अब जो सुनील है और पारस और संध्या इन सब की मुलाकात बार बार होती रहती है। जब एक दूसरे को जान जाते हैं तो संध्या गांव में सारी बात बताती है और उसके बाद से संध्या अपनी बहन राधिका को फोन करके सारी बात बताती है और वो ये बताती है कि पारस अच्छे खासे पैसे कमाता है, सब कुछ पारस के बारे में बताती है। वो लड़की भी तैयार हो जाती है जिसका नाम राधिका होता है। राधिका को अब यहाँ पर दुबई बुलाया जाता है। पारस जो है वो इंजीनियर होता ही है, वो दुबई बुला लेता है राधिका को। वो राधिका को पसंद कर लेता है, राधिका भी उसे पसंद कर लेती है। अब दोनों का यहाँ पर शादी हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है, पति पत्नी के जैसे रहने लगते हैं। सुनील का जो फ्लैट होता है उसमें 2 बेडरूम होते हैं, उसी में एक में ये रहने लगते हैं, एक में पारस रेड्डी रहने लगता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल के बाद पारस रेड्डी जो है वो गांव जाता है राधिका के और वहां पर जाकर वो सबके सामने मंदिर में शादी कर लेते हैं, क्योंकि सब लोग को क्या पता कि इन लोगों ने शादी की है नहीं की है, इसीलिए सबके सामने वो लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद से वो फिर दुबई में आ जाते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। अब दोस्तों ये सब वापस आ जाते हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा बीतने लगता है, सब कुछ सही चलने लगता है, कभी इधर कभी उधर, बहुत अच्छी अच्छी जगहों की सैर करते हैं। इस बीच इन दोनों के 2-2 बच्चे होते हैं। पारस रेड्डी के 2 बच्चे होते हैं, संध्या और सुनील के 2 बच्चे होते हैं। धीरे धीरे करके 10 साल बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है 10 साल के बाद पारस रेड्डी की 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। वो अब इस दुनिया को अलविदा कह देता है। उसकी मौत के बाद तो दुबई में किसी का मन ही नहीं लग रहा होता, सब लोग सदमे में डूब जाते हैं, किसी को दुबई में अच्छा नहीं लग रहा होता। इसीलिए राधिका और संध्या जो हैं वो कहती हैं कि अब हम यहाँ से हमें चलना चाहिए दुबई से। सब लोग अपने गांव जौनपुर आ जाते हैं, जौनपुर में रहने लगते हैं। पारस रेड्डी के पास बहुत सारे पैसे थे, जिसे राधिका पैसे भी जो है अपने बच्चों के लिए ले लेती है और जो दुबई में फ्लैट वगैरह होता है उसे भी बेचकर सारा कुछ अपने घर चली आती है, अपने गाँव चली आती है। राधा मद्रास भी जाती है कि वो अपने ससुराल जाकर रहे, लेकिन वहाँ पर भी उसका मन नहीं लगता, इसीलिए वो सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो बेचकर वो अपने इसी गांव आकर रहने लगती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।